जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं जनन स्वास्थ्य के विषय में। देखिए अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोला जाता है। देखिए जनन का मतलब क्या होता है कि जब लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा तो उसे बोला जाएगा कि जनन स्वास्थ्य। लेकिन देखिए ये जनन स्वास्थ्य को 3 आयामों पे बांटा गया है। कौन कौन होता है? देखिए जनन स्वास्थ्य को 3 आयामों पर निर्धारित किया जाता है। कौन कौन होता है? देखिए पहला होता है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा होता है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा होता है सामाजिक स्वास्थ्य। अब हम ये समझते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। देखिए आपका शरीर अगर बीमारा गई है तो आप कहेंगे कि हमारा शरीर स्वस्थ है। आपका अगर शरीर बीमारा है तो अपने शरीर को आप स्वस्थ नहीं बोल सकते हैं। जैसे आप समझे, ये देखिए हमारे चाचा की इमेज है। ये कहवा का चाचा है तो जैसे लग रहा है इस ससुरा पाकिस्तान के इमरान खान और इसको टीबी हो गया है। एकदम पेट उठ फुला के एकदम ऐसे दांत चाट के बैठल है। अब एक चीज़ बताइए, जब इस चाचा को इमरान खान को टीबी हो गया है तो ये कहेंगे कि हमारे शरीर स्वस्थ है। अरे घंटा कह पाएंगे भैया, जब इनको पता है कि हमारा शरीर बीमाराइल है तो शरीर इनका स्वस्थ नहीं है। लेकिन इसको देखिए ऐसे जिनपिंग, इस सारा चाइना वाला को देखिए एकदम बॉडी वॉडी फुला के तैयार है। ये बड़ा आक्रमण करता है, जहाँ नहीं तहाँ तुरंत धमकी दे देता है। तो इसका शरीर देखिए ये स्वस्थ है। लेकिन इमरान खान चाचा को देखिए टिबिया, तो अगर देखिए जब ये बीमाराइल है इनका शरीर स्वस्थ नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसका शरीर पूरा स्वस्थ है। यानी देखिए इस शारीरिक रूप से ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है और शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। ये हो गया पहला। दूसरा होता है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि आपका जो दिमाग है सही ढंग से चलना चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा ना तो मानसिक स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाएगा। कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए आपको हो गया है टीबी, आप सियारी संतान चेयर दीजिएगा, अरे बापू दिन भर आपका दिमाग उसी पे रहेगा कि हमको टीबी हो गया है, हमको टीबी हो गया है। तो आपका जो दिमाग रहेगा ना एक ही चीज़ पे जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा अरे यार कहाँ तुम एक बतिया सोचते हो, लेकिन आपका जो दिमाग है वो हटवा नहीं करेगा। दिन भर वह सोचेगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं। तो देखिए जब आपका शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा ना तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाएगा। जैसे देखिए इमरान खान चाचा को अगर टीबी हो गया है तो क्या कहेंगे, हम बड़े स्वस्थ हैं? नहीं कहेंगे, ये दिन भर यही सोचेंगे कि हम कैसे ठीक हो जाएंगे। लेकिन है स्वस्थ है, इसको तो कोई भैया मानसिक समस्या है या नहीं। तो देखिए जिसको शारीरिक स्वास्थ्य में दिक्कत हो जाता है उसको मानसिक स्वास्थ्य में भी दिक्कत हो जाता है। इतना को समझ में क्या। अब देखिए तीसरा होता है सामाजिक स्वास्थ्य। आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि एकजुटता, अगर आप सभी लोगों से मिलजुल के रहते हैं, सब चीज़ बढ़िया से करते हैं, अगर कोई कहता है किसी का मदद करते हैं तो आपका क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य भी सही है। देखिए जब शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहेगा। अब जब मानसिक स्वास्थ्य रहेगा ना सही तो आप किसी का भी मदद करेंगे, 4 लोगों से बात बढ़िया करेंगे। तो देखिए ये तीनों चीज़ होता है कि जनन स्वास्थ्य के इन्हीं तीनों आयामों पे बांटा गया है कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए और सामाजिक स्वास्थ्य भी आपका सही होना चाहिए। इतना आपको समझ में आएगा। अब हम ये समझते हैं कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। देखिए शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक स्वास्थ्य होना चाहिए। यानी देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए, भावनात्मक भी सही होना चाहिए, व्यवहार भी आपका सही होना चाहिए। उससे बोला जाएगा कि ये सामाजिक स्वास्थ्य के लायक भैया ठीक है। यानी देखिए शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका सही है, भावनात्मक भी स्वास्थ्य सही है और आपका व्यवहार भी सही है, तो उससे बोला जाएगा कि सामाजिक स्वास्थ्य। समझ गया। अब देखिए जिस समाज के जननांग शारीरिक रूप से स्वस्थ हो उस समाज को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य बोलते हैं। देखिए जिस समाज के लोग सब लोग स्वस्थ रहेंगे ना तो बोला जाएगा है जितना भी समाज के लोग हैं सब लोगों को क्या भैया शरीर स्वस्थ है, उससे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य बोलते हैं। अब देखिए पहली बार 1951 में भारत ने राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ किया, उससे हम क्या बोलते हैं, तो परिवार कल्याण योजना बोलते हैं। देखिए इतना बड़ा दुनिया ना कोनो नहीं किया, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने 1951 में यानी जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसी के बाद जो भारत है यह राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ किया और उससे हम क्या बोलते हैं, तो परिवार कल्याण बोलते हैं। और इसके नियम पे बहुत ऐसा देश है जो अभी आगे चल भी रहा है। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं कि जो स्वास्थ्य संबंधित मुख्य समस्या क्या होता है। देखिए पहला समस्या होता है ना अशिक्षित समाज। अशिक्षित समाज का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं सब गंवार हैं। जैसे हमारे देहात में देखिएगा ना तो अगर 10 लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो 20 लोग उसमें से गंवार रहेगा। शहर में जाएगा तो हर घर के लोग पढ़े लिखे मिलेंगे, लेकिन देहात में क्या करेगा, ऐसे गुड्डे ले लेगा जाके कहीं मार के चिड़ई। अच्छा जब मछली का साइज आएगा तो धई के मछली लेके एकदम पानी में डूबल लगा कि हम मछली खाएंगे। तो यहाँ लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो देखिए जिस समाज में लोग
पढ़वे लिखे नहीं करेगा तो गंवार रहेगा, और जो गंवार आदमी रहता ना वो कौन को बतियो नहीं मानेगा। जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, आप उसमें से अकेले पढ़वैया हैं, आप कहेंगे चाचा ये कहो का झूठे चिड़ै मारते हो, का एकदम मछली के पीछे रहते हो, दिन भर कटिया लेके घूमते हो, ऐसे तुमको क्या करना है, हम अपना खाते हैं। तो आप किसी को समझा भी नहीं सकते हैं, काहे नहीं समझा सकते हैं कि वो एकदम गंवार आदमी है। और जब गंवार आदमी रहेगा ना तो समझो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अब ये ठीक आदमी है, वो क्या किया 10 ठो लड़का पैदा कर दिया। अब वो 10 ठो लड़का पैदा कर देगा, अब करेगा जाके पैखाना साहब, आ कहेगा हमारे तो 10 ठो लड़का है, सीना तान के कहेगा, जैसे लेगा इस सबको अकेले चलाता है, कहेगा अरे हमारे तो 10 ठो लड़का है। अब 10 ठो लड़का है, आप कितना दवा कराएंगे, कौन का तबीयत खराब हो जाएगा तो अब भैया करते हैं लेबरई, तो कहाँ दवाई करा पाएंगे। तो अगर आप कहिएगा ए चाचा कहाँ इतना लड़का पैदा करते हो, दिक्कत है, कहेगा ससुरा तुम खिलाते हो। तो देखिए जो समाज के लोग ना गंवार होते हैं वो आपका बात भी नहीं समझेगा। अब मान लीजिए कौन का तबीयत खराब हो जाएगा ना, कौन हेरिन से आकर टाँग बोलेगा ए पापा करिया दुखाता, तो उसका दवाई करेगा। तो कौन होरेन से आकर चाँद बोलेगा ए मम्मी कपड़ा दुखाता, तो हुक दवाई करेगा। तो कौन तीसरा का आएगा ए पापा गोड़वा दुखाता, दस ससुर है। जब 100 लोगों का बीमारी है तो बेचारा कमाएगा क्या और उन लोगों को स्वास्थ्य पर क्या खर्च करेगा। तो देखिए जो होशियार लोग होते हैं वो सब पता है हम दो हमारे दो, ताकि उतना में हम कमा के खिला सकते हैं और उसको शारीरिक स्वास्थ्य भी हम सही रख सकते हैं। लेकिन जो अशिक्षित समाज के लोग रहेंगे ना वो किसी का बतिया नहीं मानेगा, और जब बात नहीं मानेगा तो 10 ठुलाई क्या है 200 बीमारी लेगा, तो उन लोगों का जो शारीरिक स्वास्थ्य होगा वो सही नहीं रहेगा। तो ये होता है पहला मुख्य कारण, समझ में गया। अब ये दूसरा होता है बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब क्या होता है भैया कि 12 साल में 13 साल में शादी कर दोगे। अब एक चीज़ बताइए, 12 साल में 13 साल में शादी कर दिया, अब 2 साल के बाद बेचारा हो गया बच्चा पैदा। अब एक चीज़ समझिए, अगर 40 साल में कोई भी लड़की अगर बच्चा पैदा कर सकती है तो 15 दूना 30 और 10 40, पता चलेगा कि तेरे 14 ठो लड़का पैदा हो गया। अब तेरे 14 को लड़का पैदा हो गया तो स्वास्थ्य कौन का सही रहेगा, न उसके महतरिया का स्वास्थ्य सही रहेगा, न बपुआ का रहेगा, न लड़का रहेगा। तो देखिए ये होता है बाल विवाह। बाल विवाह नहीं करना चाहिए, अगर बाल विवाह करते हैं ना तो जनन स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा। तो इसलिए बाल विवाह में देखिएगा कई समाज में कई प्रकार का दिक्कत होता है। जैसे कितना लोग आता है, अब देखिएगा लड़की का देखिएगा जो बेजाइना होता है ना, इस पर क्या होता है हाइमन होता है, क्या होता है हाइमन होता है। तो देखिए जो बाल विवाह है इसको लेके कई गलत चीज़ भी है। लोग कहते हैं कि जब बाल विवाह हो जाता था ना, पहले देखिएगा तो बाल विवाह होता था, लेकिन कुछ क्रांतिकारी सब आए, उन्होंने कहा कि बाल विवाह गलत है। तो आज भी उन लोगों के दिमाग में यही धारणा है कि पहले क्या होता था बाल विवाह, तो जब बाल विवाह होता था तो कोनो लड़की इतना ज़्यादा काम नहीं करती थी। अब जब काम नहीं करती थी तो हाइमनवा टूटल नहीं रहता था। तो लोग कहते थे कि जब तक हाइमन टूटेगा नहीं तब तक बोला जाएगा कि लड़की कुंवारी नहीं, ससुराता नहीं। कौने ज़माने में लोग जीते हैं भैया। अब एक चीज़ बताइए, 12 साल की लड़की कितना काम करेगी। तो 12 साल की लड़की जो थी वो काम नहीं करती थी, तो जो उसका हाइमन था यानी झिल्ली था वो टूटवा नहीं करता था। तो लोग कहते थे कि जब तक शादी नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, तब तक हाइमन टूटेगा नहीं। लेकिन अब देखिए उसी उम्र को बढ़ा के 21 साल कर दिया गया। अब 21 साल में देखिएगा तो जो लड़की रहेगी ना बहुत अपना काम करेगी, जिम करेगी, साइकिल चलाएगी, बोरा उठाएगी, खाद ढोएगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर की वजह से जो हाइमन होता है ये टूट जाता है। तो ये सब गलत होता है कि बाल विवाह होता था तो लड़की काम नहीं करती थी, इसलिए हाइमन टूटा नहीं रहता था। तो लोग बोलते थे कि शारीरिक संबंध बनाने से क्या होता है ये हाइमन टूटता है। लेकिन अब उम्र को बढ़ा दिया गया तो किसी भी वजह से ये टूट जाता है। देखिए ये बाल विवाह क्या होता है, अगर आप कम उम्र में शादी करते हैं तो स्वास्थ्य आपका सही नहीं रहेगा, समझ में क्या। अब देखिए तीसरा होता है कम उम्र में, यानी कम उम्र में गर्भ धारण करना। अब एक चीज़ बताइए कि जब बाल विवाह हो जाएगा, 12 साल में 13 साल में शादी हो जाएगा, तो कोई भी लड़की वो पुरुष के साथ जिसका शादी होगा संबंध बनाएगा करेगी। अब वो जब संबंध बनाएगी ना तो कम उम्र में वो गर्भ धारण कर लेगी। अब जब कम उम्र में गर्भ धारण कर लेगी तभी उसके लिए क्या होता है दिक्कत होता है। देखिए हर एक चीज़ का जो हार्मोन्स होता है अपने समय पे काम करता है, लेकिन अगर आप 15 साल में अगर बच्चा पैदा करते हैं ना तो उसकी जो माँ रहेगी उसका भी शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा और बच्चे का भी हो जाएगा। तो इसलिए देखिएगा जवान लड़की अगर 17 साल के बाद उसका शादी होता है और शारीरिक संबंध बनाती है तो उसके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसका बच्चा भी क्या होता है स्वस्थ होता है। लेकिन जब बाल विवाह कर दिया जाएगा तो जिस लड़की का बाल विवाह हो जाएगा ना वो कम उम्र में क्या कर सकती है गर्भ धारण कर सकती है, और जब कम उम्र में गर्भ धारण करेगी तो क्या होता है उसके लिए दिक्कत हो जाता है, उसको स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता, समझ में गया। अब देखिए चौथा होता है यौन शिक्षा का कमी है। तो कैसे जानेंगे, तो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ेंगे
तो हम ना जानेंगे। लेकिन देखिए कितना लोग क्या करता है, जैसे शादी भी होता है वो दिन रात क्या करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो ये सही नहीं होता है। देखिए सबसे अच्छा शारीरिक संबंध बनाने का समय होता है देखिए 2 बजे से लेके 4 बजे तक, यानी जो सुबह में भिनसहारा होता है तो 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस शारीरिक संबंध आपका बहुत सही रहता है। कहाँ रहता है, क्योंकि उस समय आपका मानसिक तनाव बड़ा सही रहता है। दिन भर आपका काम का टेंशन है कि हमारा मालिक बोलेगा, हमारी मेहरगुआ डांटेगी, हमारे लड़कों को खिलाना है, लेकिन जब सो जाइएगा तो जैसे सुबह में जागिएगा तो उस समय आपका मानसिक तनाव स्वस्थ होता है। और जब आपका मानसिक तनाव स्वस्थ रहेगा ना तो अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस समय आपका सब कुछ सही रहता है। समझ में क्या, तो क्या करना चाहिए, यौन शिक्षा में कमी, तो यह भी क्या होता है, तो स्वास्थ्य संबंधी के लिए मुख्य कारण ये भी होता है। अगला होता है यौन संबंधित रोग। यौन संबंधित रोग का मतलब क्या होता है कि जब मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं ना, उसकी वजह से अगर कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, कुछ रोग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोनो आदमी है उसको भइले एड्स, अब वो जिसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा उसको भी एड्स हो जाएगा, और जो बच्चा पैदा होगा वो बेचारा को एड्स हो जाएगा। तो देखिए सब लोग क्या हो रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं, कोई भी स्वस्थ नहीं हो रहा है। उसका बाप भी एड्स है, उसकी माँ को एड्स हुआ है, उसके बच्चे को भी एड्स हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं स्वास्थ्य संबंधित के मुख्य कारण। लेकिन अगर ये सब दिक्कत है तो आपका जन्म स्वास्थ्य भी क्या होगा, दिक्कत होगा। तो देखिए यौन संबंधित रोग के विषय में हम पहले वीडियो बना दिए, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। समझ में क्या, देखिए ये अस्वस्थ है, क्या है, अस्वस्थ है। अब जब अस्वस्थ रहेगा तो सब कुछ इसमें दिक्कत रहेगा। और ये चाचा को देखिए क्या है, स्वस्थ है। अब जब स्वस्थ हैं तो सब चीज़ में सही रहेगा। समझ में क्या, तो ये सब क्या होते हैं, स्वास्थ्य के लिए कुछ मुख्य संबंधित होते हैं। ये सब दिक्कत होता है तो जन्म स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता है। इतना कुछ समझ में गया। चलिए अब हम ये समझते हैं कि जन्म नियंत्रण तकनीक क्या होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उसके विषय में हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं जन्म नियंत्रण तकनीक के विषय में, यानी जन्म को होने से कैसे रोका जा सकता है, उसके विषय में हम जानेंगे। चलिए देखिए जन्म नियंत्रण तकनीक में 2 चीज़ होता है, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अस्थाई को हम क्या बोलते हैं, तो परमानेंट, और अस्थाई को बोलते हैं टेम्परेरी। परमानेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका खुद का घर है, आप कहिएगा अरे बाप बाप ये तो हमारा खुद का घर है, यानी हमारा क्या भैया ये परमानेंट घर है। लेकिन अब जैसे घर छोड़ के आप बाहर कमाने के लिए जाइएगा, तो जैसे आप बाहर कमाने के लिए जाएंगे ना तो बोला जाएगा ये टेम्परेरी वाला घर है, जब मन करेगा तब हम छोड़ देंगे। तो हमारा घर क्या हो गया, अस्थाई हो गया, उसे हम बोलेंगे परमानेंट। लेकिन जब कमाने के लिए जाएगा वो दूसरे का घर होता है, उसे हम बोलते हैं टेम्परेरी। उसी तरह से इसमें भी होता है। अब हम समझते हैं अस्थाई के विषय में। देखिए अस्थाई में भी 2 चीज़ होता है, एक होता है नसबंदी, दूसरा होता है नालबंदी। देखिए नसबंदी किसको होता है भैया, तो देखिए ये पुरुष को होता है, लेकिन इसमें किया क्या जाता है, देखिए बेस डिफरेंस नस को ही ब्लॉक किया जाता है। बेस डिफरेंस नस वो नस होता है जो स्पर्म को ले जाने का काम करता है। आप यहाँ समझिए, देखिए है क्या होता है बाबू, यही होता है पुरुष जनन तंत्र का प्रणाली होता है। अब यहाँ समझ देखिए है क्या है बाबू, है टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। अब देखिए स्पर्म कौन रास्ता से जाता है, कोनो रास्ता होना चाहिए ना, तो देखिए उस रास्ता को हम बोलते हैं बेस डिफरेंस नस। तो जैसे स्पर्म टेस्टिस में बन के ये बेस डिफरेंस नस के माध्यम से कहाँ जाता है, पेनिस तक जाता है। अब देखिए अब जब यह नस जब कटवा दीजिएगा, अब समझिए मान लीजिए है नस को हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ पे हम टाँका लगवा देते हैं। अब जब टाँका लग जाएगा तो स्पर्म बनेगा, जाएगा, यहीं रुक जाएगा, एक आगे जइबा नहीं करेगा। और जब एक आगे नहीं जाएगा तो पेनिक्स के ही माध्यम से क्या होता है, वेजाइना के अंदर स्पर्म जाता है। लेकिन जब स्पर्म हरा रह जाएगा, पेनिस तक नहीं जाएगा। जब पेनिस तक नहीं जाएगा तो स्पर्म अंदर भी नहीं जाएगा। तो देखिए पहला होता है नसबंदी, इसमें क्या किया जाता है, तो बेस डिफरेंस नस को क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है कि नसबंदी, यानी नस को बांध दिया जाता है। ये किस में होता है, देखिए अस्थाई में होता है कि पहला नसबंदी, ये हो गया पुरुष में। महिला में क्या होता है, देखिए नालबंदी, जिसे हम वेक्सोक्टोमी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना कि फिलिपियन ट्यूब को ही काट दिया जाता है। अभी फिलिपियन ट्यूब किस में होता है, तो महिला में होता है। अब एक चीज समझिए, देखिए है क्या होता है बहू, ये वेजाइना हो गया, है क्या होता है, इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। देखिए फिलिपियन ट्यूब का काम क्या होता है ना, तो जो उभरिया में है अंडवा बनता है, इसी के माध्यम से कहाँ जाता है भैया, तो गर्भाशय तक जाता है। लेकिन जब भैया काट दिया जाएगा फिलिपियन ट्यूब वाला नस है, अब जब यह काट
काट दिया जाएगा तो इसमें अंडा तो बनेगा, लेकिन ऐसे जाएगा पता चलेगा कि ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक हो जाएगा तो देखिए स्पर्म और ओवम मिलवा नहीं करेगा। अब जब मिलवा नहीं करेगा तो सिंपल सा बात है भैया कि बच्चा भी नहीं हो सकता है। तो ये दो तरीका होता है, पहला होता है नसबंदी, दूसरा होता है नालबंदी। नसबंदी किस में किया जाता है? तो पुरुष में, जिस नस को हम काट देते हैं स्पर्म नहीं जाता है। लेकिन जो नालबंदी होता है इसमें क्या किया जाता है? तो महिला के फिलिपियन ट्यूब को ही काट दिया जाता है, जिसके कारण इसमें अंडा बाहर जाके स्पर्म से नहीं मिल पाता है। समझ में आ गया? देखिए ये क्या हो गया भैया? अस्थायी यानी परमानेंट। ये दोनों क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। अगर ये सब कटवा दीजिएगा तो आपको बच्चे नहीं होंगे। अब समझते हैं कि अस्थायी जिसे हम टेम्परेरी बोलते हैं। टेम्परेरी का मतलब क्या भैया? कि कब हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। इसमें 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए पहला होता है प्राकृतिक विधि, दूसरा होता है रोधक विधि, तीसरा होता है रासायनिक विधि, चौथा होता है आईयूडी, पांचवा होता है गर्भन रोधक गोली, छठा होता है अंतरोपण। अब इसके विषय में हम समझते हैं इस सब का काम क्या होता है। देखिए पहला होता है प्राकृतिक विधि। इसमें क्या होता है? देखिए आवधिक उत्संयम, दूसरा होता है आंतरिक मैथुन, तीसरा होता है स्तनपान अनावर्त। अब इसके विषय में समझते हैं कि सब क्या होता है। देखिए जो अवधि उत्संयम होता है इसमें क्या किया जाता है? तो पीरियड के समय सेक्स करने से रोकना। जैसे देखिए एक अवधि होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है अवधि। देखिए हर एक चीज़ का अवधि होता है। जैसे अब मान लीजिए बच्चा है, आपको कौन कहेगा कि बूढ़ हो गया है? नहीं कहेगा। लेकिन जैसे उसका उम्र हो जाएगा 50 साल 60 साल तब कहेगा ये बूढ़ा गया है, इसका अवधि पूरा होने वाला है। उसी तरह से तो जो महिला होती है ना, बच्चे का एक समय होता है। कब होता है? देखिए जब पीरियड के समय अगर कोई भी सेक्स करता है उसके दौरान जो स्पर्म और ओवम मिल जाता है ना, तो बच्चा क्या होता है? बहुत तेजी से हो जाता है। लेकिन हमको उसी को क्या करना है? संयम रखना है। यानी क्या करना है? उसको हमें उसमें रोक लगाना है। तो रोक कैसे लगाएंगे? तो पीरियड के समय सेक्स करने से रोकना। अगर महिला में पीरियड आता है उस समय आप शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं तो सिंपल सा बात है उसमें जब स्पर्म जैबा नहीं करेगा तो आपको बच्चा भी नहीं पैदा होगा। ये क्या होता है? ये प्राकृतिक हो गया पहला। दूसरा होता है आंतरिक मैथुन। अब एक चीज समझ, देखिए सेक्स के समय स्पर्म को वेजाइना के अंदर जाने से रोका जा सकता है, लेकिन ये तनी कठिन होता है। कैसे कठिन होता है? देखिए स्त्री और पुरुष कहाँ करते हैं सेक्स? क्यों? क्योंकि उनको बच्चा चाहिए और उन्हें थोड़ा क्या होता है? आनंद और मजा आता है। लेकिन अब एक चीज़ बताइए, अब यहाँ समझ, देखिए है क्या भैया? है हो गया वेजाइना। क्या हो गया? ये वेजाइना हो गया। है हो गया पेनिक्स। अब जैसे पेनिक्स से वेजाइना के अंदर जाता है ना, तो क्या किया जाता है? शारीरिक संबंध बनाया जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे भैया? शारीरिक संबंध जैसे बनाएंगे ना, तो जैसे स्पर्म अंदर जाने वाला होता है उससे पहले पेनिक्स को बाहर कर दिया जाता है। तो जैसे पेनिक्स को अब बाहर कर दीजिएगा ना, स्पर्म अंदर जेबे नहीं करेगा, और जब स्पर्म अंदर नहीं जाएगा तो बच्चा भी नहीं पैदा होता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक मैथुन। यानी सेक्स के दौरान अगर जैसे स्पर्म अंदर जाने वाला होता है उससे पहले पेनिस को बाहर कर दीजिएगा तो बच्चा भी नहीं पैदा होगा। ये हो गया दूसरा। तीसरा होता है स्तनपान अनावर्त। इसमें क्या होता है? देखिए प्रसव के बाद 4 से 5 महीने आंतरिक चक्र बंद हो जाता है, एक उत्सर्जन नहीं होता। देखिए अब एक चीज़ बताइए कि जब इसमें एक उत्सर्जन होगा नहीं करेगा, बनवा नहीं करेगा, तभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन कब होता है? प्रसव के बाद। देखिए जैसे महिला बच्चे को जन्म देती है ना, तो क्या किया जाता है? स्तनपान करवाया जाता है, यानी दूध पिलाया जाता है। तो जब दूध पिलाएगा ना, तो ऐसा होता है कि 4 से 5 महीने में जो आंतरिक चक्र होता है ना, वो बंद हो जाता है। अब जैसे आंतरिक चक्र बंद होता है तो इसमें क्या बनता है? अंडा। अब वो अंडा बन नहीं करता। अब जैसे अंडा नहीं बनेगा तो देखिए अब मान जब का स्पर्म जैबा करेगा और जब अंडा नहीं बनेगा तो जाएगा भैया, फिर घूम के चला आएगा। अब घूम के कितना दिन में आता है? तो देखिएगा हर महिला को 1 महीने में क्या होता है? पीरियड आता है। पीरियड कहाँ आता है? तो जितना भी खराब चीज़ होता है ना, ओवम ओवान, वो क्या होता है? वेजाइना के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है भैया? कि जो अंडा होता है ये बनवा नहीं करता है। कितना दिन? 4 से 5 महीने में। अब ऐसा नहीं है कि कभी भी बन सकता है। कब होता है? जब स्तनपान का अनावर्त चक्र होता है। और कब होता है? जब बच्चा पैदा होता है तभी। यानी प्रसव का मतलब क्या होता है? कि जब बच्चा पैदा होता है तभी ये क्रिया होता है। लेकिन ये क्रिया किसी में 2 महीना हो सकता है, किसी में 3 महीना, किसी में 4 से 5 महीना होता है। समझ में क्या? अब ये जब होगा ना तब वो बच्चा नहीं पैदा होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो अंडा होता है उत्सर्जन नहीं होता है। ये 3 चीज़ क्या होते हैं भैया? तो ये प्राकृतिक विधि होते हैं जिसके वजह से हम बच्चे पर रोक लगा सकते हैं। समझ में क्या? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो बच्चा है उसके विषय में हम जानते हैं। चलिए अब समझते हैं कि रोधक विधि क्या होता है। देखिए
हम खुद रोक लगा सकते हैं बच्चे के जन्म नियंत्रण पे। कैसे लगाएंगे उसके विषय में जानिए। देखिए, पुरुष एक तरह से प्रयोग कर सकता है, लेकिन महिला 3 टाइप का प्रयोग कर सकती है। कैसे, चलिए समझ। देखिए, पहला होता है कंडोम। देखिए, कंडोम का प्रयोग करके हम बच्चे का जन्म रोक सकते हैं। देखिए, ये कंडोम कहाँ लगाया जाता है, तो पुरुष अपने पेनिस के ऊपर लगाता है, एक रबड़ के टाइप का होता है। देखिए कहाँ होता है क्या हो गया बाबू, है हो गया पेनिस। अभी पुरुष क्या करेगा ना, ऐसा कंडोम लेके आएगा और वो पेनिस के ऊपर रबड़ के टाइप का होता है उसको चढ़ा लेता है। अब एक चीज़ बताइए, जब हमारा स्पर्म जाएगा रबड़ों में रुक जाएगा तो आगे जेबे नहीं करेगा, तो ये रबड़ के अंदर ही स्पर्म रह जाता है। अब जब रबड़ के अंदर स्पर्म रह जाता है, ये वेजाइना के अंदर नहीं जा पाता है, जिसके कारण बच्चा नहीं हो सकता है। जैसे एक चीज़ समझिए, मान लीजिए है क्या बाबू, डब्बा है। अब इसमें कुछ डालेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि डब्बा छेद करके निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा ना। ये क्या होगा, एक रोधक हो गया कि रोक दिया। जैसे मान लीजिए इसमें पानी डालेंगे तो पानी इसमें भर जाएगा, फिर चाहेंगे तो कुरिया देंगे। उसी तरह से जो कंडोम होता है उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्या करता है, जो पुरुष होता है ये अपने पेनिस के ऊपर लगा देता है, लगाने के बाद स्पर्म उसी के अंदर रह जाता है, फिर उसे हम बाहर फेंक सकते हैं। हो गया पुरुष वाला। अब समझिए कि महिला कैसे प्रयोग कर सकती है। अब मान लीजिए कोनो महिला वो कहेगी कि अभी हमको बच्चा नहीं चाहिए, तो क्या कहेगी कि हमके 3 चीज मंगवा दा बलमुआ तोहरा से राजीना। तो 3 चीज कौन कौन होता है, देखिए पहला होता है डायाफ्राम। ये डायाफ्राम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो महिला के अंदर किया जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए हाइकाई वाला भाग है ना, इसके ऊपर क्या किया जाएगा, तो डायाफ्राम को लगा दिया जाएगा। अब एक चीज़ समझिए, स्पर्म में हवा से जाएगा वेजाइना में, वेजाइना के अंदर जाएगा तो काय वाले भाग पे डायाफ्राम क्या करेगा, स्पर्म को ढकेल देगा। दूसरा होता है सर्विकल कैप। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, तो सर्विकल कैप बोलते हैं। ये कहाँ लगाया जाता है, देखिए इसे हम बोलते हैं ग्रीवा। ये कहाँ लगाया जाएगा भैया, तो ग्रीवा पे क्या किया जाता है, तो सर्विकल कैप को लगा दिया जाता है। अब जब इस पे भी लग जाएगा तब वो स्पर्म अंदर नहीं जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो सर्विकल। तीसरा होता है बोल्ट, है क्या भैया, तो भाई बोल्ट है। देखिए इसे कहाँ लगाया जाएगा, तो वेजाइना पे। यहाँ क्या किया जाएगा भैया, इसको लगा दिया जाएगा। अब जब इस पे लगा देंगे तब स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, और जब इसके अंदर नहीं जाएगा तभी बच्चा नहीं पैदा हो गया। पहला हो गया भैया कि पुरुष जो है कंडोम का प्रयोग करके ये बच्चे को पैदा नहीं कर सकता है। लेकिन 3 टाइप के क्या होते हैं, महिला में पाए जाते हैं। एक डायाफ्राम लगा दीजिएगा तभी काम चल जाएगा, सर्विकल कैप और बोल्ट। ये 3 चीज़ देखिए, काय वाले पे क्या लगाया जाएगा, तो डायाफ्राम। ग्रीवा में क्या लगाया जाएगा, तो सर्विकल कैप। और वेजाइना में क्या लगाया जाएगा, तो बोल्ट। अब ये तीनों चीज़ अब यहाँ पे इसे लग जाएगा। अब यहाँ स्पर्म में जाएगा ना, स्पर्म में कहेगा अरे हम तो बड़ी मजा रहा जाना। अब जैसे जाएगा तब तो देखेगा अरे बाप बाप ये तो बोल्ट लगा है। अब 400 का बोल्ट मारेगा धर 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 धर। अब जैसे मारेगा धड़ाक से स्पर्म बाहर जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, और जब अंदर नहीं जाएगा तभी बच्चा नहीं पैदा होगा। लेकिन अब मान लीजिए अब बोल्ट नहीं लगवाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है कि सर्विकल कैप लगवा दिया जाएगा। देखिए सर्विकल कैप जो होता है ये ग्रीवा पे लगाया जाएगा। अब जैसे लग जाएगा स्पर्म में देखेगा बड़ा मस्त के जाएगा, तब तक ताकेगा अरे कौन अन्हार के लिए, देखेगा वाह तरीका सर्विकल कैप है तरीका। अब तो हम जेबे नहीं करेंगे, बाहर चलाएगा। एक होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम सबसे ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है, तब वो देखेगा कहेगा ये तो हमको लगता है अन्हार है। काहे अन्हार है भैया, क्योंकि जो महिला है ये डायाफ्राम का प्रयोग किया। अब ये सब जब प्रयोग किया जाता है महिला के अंदर ना, इस सब का जब प्रयोग हो जाएगा तो ये अंडो बन के क्या करेगा, जब स्पर्म जैव नहीं करेगा। और जब स्पर्म नहीं जाएगा तो सिंपल सा बात है भैया कि अंडा और स्पर्म एक साथ नहीं मिलेंगे, और जब एक साथ नहीं मिलेंगे तो बच्चे का जन्म भी नहीं हो सकता है। इस पर हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का जन्म पे नियंत्रण लगा सकते हैं, ये सब विधि के द्वारा। समझ में गया। अब देखिए तीसरा होता है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या होता है, देखिए इसमें जिंक सल्फेट बोरिक अम्ल होता है। बोरिक अम्ल और जिंक सल्फेट का काम क्या होता है, तो इस शुक्राणु को नष्ट कर देता है। देखिए अब यहाँ से जाएगा स्पर्म ना, जैसे जाएगा तो अगर रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाएगा ना तो शुक्राणु मर जाएगा। जैसे जाएगा तब तक मर जाएगा, तुरंत मुंह लटका के बाहर चलाएगा। और जब स्पर्म मर गया तो सिंपल सा बात है कि बच्चा भी पैदा नहीं होगा। देखिए इसमें पेस्ट की तरह लगाया जाता है। जैसे अम्मा जब घर करिएगा पेंट ना, तो पेंट करके घरों को चमका दीजिएगा। दवाई लगाना है तो दवाई लगाइएगा तो घाव ठीक हो जाता है। देखिए हर जगह नहीं लगाया जाता है, पेस्ट कर देगा साहब, पेस्ट पॉलिश लगा देगा तो उसके ऊपर हर एक चीज़ रुक जाता है। उसी तरह से इसमें भी क्या किया जाएगा, तो रासायनिक विधि का प्रयोग करके जिंक सल्फेट का पेस्ट लगा दिया जाएगा, जिसके कारण स्पर्म मर जाएगा। अब समझ देखिए, मान लीजिए हम यहाँ क्या करते हैं, ऐसा पेस्ट लगा देते हैं, अल्लाह भैया भर गए पेस्ट। अब इसमें क्या करेंगे,
पेस्ट लगा देंगे। अब जैसे पेस्ट लगाया जाएगा ना, तो जैसे स्पर्म हो जाएगा ना, जो पेस्ट होगा वो किसका होगा, तो जिंक और सल्फेट बोरिक अम्ल लगा होगा। अब जैसे स्पर्म अंदर जाएगा धै के फूंक देगा। अब जैसे कस के मारेगा, ये बेचारा थुर ले धै के पिछुआ के भाग आएगा। कहीं भाग आएगा, क्योंकि इसका काम होता है इस शुक्राणु को नष्ट कर देता है और पेस्ट की तरह लगाया जाता है। तो आप कहीं भी पेस्ट की तरह लगा सकते हैं। लगाने के बाद क्या होगा भैया, स्पर्म को मार देगा, मारने के बाद सीधे बाहर चलागा। ये क्या होता है, ये होता है रासायनिक विधि। समझ में गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो बचा है इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए अगला विधि होता है आईयूडी। देखिए ये क्या होता है, ये गर्भाशय में लगाया जाता है, लेकिन लगाएगा कौन, तो डॉक्टर लगाएगा। आप लगा सकते हैं, आप नहीं लगा पाइएगा। आप कह दीजिएगा कि अरे बाप हमको तो ट्यूमर हो गया है, तो घर का आदमी थोड़ी ना ऑपरेशन कर देगा, जो डॉक्टर आएगा वह ऑपरेशन करेगा। उसी तरह से जो आईयूडी होता है ये गर्भाशय में लगाया जाता है, लेकिन लगाता कौन है, तो ये डॉक्टर लगाता है। वो होता कहाँ है, देखिए है क्या होता है भैया, है गर्भाशय होता है। इसी में देखिए है टी के जैसे जो बनावट है, इसे में क्या बोलते हैं, तो आईयूडी बोलते हैं। और ये आईयूडी क्या करता है, तो डॉक्टर लगाता है। अब जैसे लग जाएगा ना, तो क्या कर सकता है, गर्भ को रोक देता है। तो जब गर्भ को रोक देता है, तो एक चीज़ बताइए, जब गर्भ रुक जाएगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा, तो कौन रोक सकता है, तो जो आईयूडी होता है ये डॉक्टर लगाता है। और इसका क्या देखिए टी के जैसा आकार है। अब जैसे लग जाएगा ये क्या करेगा, गर्भ को ही रोक देता है। अब जब गर्भ को रोक देता है तो बच्चा नहीं पैदा होता है। ये क्या हो गया, तो आईयूडी विधि हो गया। अब देखिए पांचवा होता है गर्भरोधक गोली। देखिए गर्भरोधक का मतलब क्या, कि गर्भ को रोकने वाला, और गोली का मतलब क्या हो गया, कि दवाई, यानी गर्भ को रोकने वाला दवाई। जैसे आपको बुखार हो जाएगा, जाइएगा डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर साहब अरे हमको थोड़ा सुई लगा दीजिएगा, दवाई दीजिएगा। देखिए ना सियारे सन मुँह हो गई है, बड़ा दिन से बुखार पकड़ ले, क्या लाओ सुई लगा दे रहे हैं, तुमको सुई लगा देगा, एक पैरासीटामॉल का गोली दे देगा, आपका बुखार ठीक हो जाता है। उसी तरह से जो गर्भरोधक गोली होता है, जैसे महिला खाती है तो प्रजनन को रोक देती है। उसमें होता क्या देखिए, एक होता है COCP नाम का क्या होता है, गोली होता है। ये गोली जैसे महिला खाती है तो गोली क्या करता है, प्रजनन को रोकता है। कैसे रोकता है, देखिए एक होता है सूक्ष्म गर्भरोधक गोली, दूसरा होता है दीर्घ गर्भ निरोधक गोली। इसमें होता क्या देखिए, इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। अब देखिएगा जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, उन्हीं की वजह से क्या होता है, बच्चा आसानी से रहता है। लेकिन जब हार्मोन्सों में दिक्कत हो जाएगा तो कैसे होगा, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है इसमें क्या होता है, दिक्कत होता है। अब जैसे दिक्कत होता है तो बच्चा नहीं पैदा होता है। ये हो गया सूक्ष्म गर्भरोधक गोली। दूसरा होता है दीर्घ गर्भरोधक गोली। इसमें क्या होता है देखिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या होता है, दिक्कत होता है। देखिए महिला के अंदर ये सब क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, लेकिन जैसी दवाई खाइएगा ना, ये हार्मोन्सों को क्या करता है, मार देता है। अब जैसी दवाई हार्मोन्स को मार देता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं ये महिला के अंदर होते हैं, लेकिन जैसे महिला ही दवाई को खाती है ना, ये क्या करता है, दवाई इन दोनों हार्मोन्स को मार देता है। अब जैसे मार देता है तो महिला गर्भधारण नहीं कर सकती है। देखिए ये दोनों हार्मोन्स बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन जैसे दवाई खाएगा दोनों हार्मोन्स का गड़बड़ी हो गया। अब जब गड़बड़ी हो गया तो ले भैया बच्चा भी नहीं होता है। लेकिन देखिए हर दिन खाने से महिला प्रजनन को रोक सकती है। अभी जब दवाई ना महिला हर दिन खाएगी, ये पुरुष नहीं खाएगा, ये महिला खाएगा। तो जैसे महिला हर दिन इस दवा का प्रयोग करते हैं ना, ये सब हार्मोन्स क्या होता है, गड़बड़ी हो जाते हैं। अब जब हार्मोन्स में कमी हो जाता है तो बच्चा भी नहीं रुकता है। समझ में गया। अब देखिए अगला होता है अंतरोपण विधि। अब ये विधि क्या होता है, देखिए माचिस के तीले के जैसा इसका आकार होता है। माचिस क्या होता है, देखिए ऐसा होता है माचिस का तिल्ली। तो देखिए ये माचिस की तिल्ली के क्या होता है, आकार जैसा होता है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं और त्वचा के अंदर लगाया जाता है। और जैसे त्वचा के अंदर लगाया जाएगा ना, तो महिला 5 साल के लिए क्या कर सकती है, गर्भ को रोक सकती है। सोचिए अगर ये माचिस के तिल्ली जैसे होता है ना, ये त्वचा में लगाया जाएगा, कहीं भी लगा दिया जाएगा भैया, ये डॉक्टर जानेगा ये कहाँ लगाना है, लेकिन ये महिला के त्वचा में लगा दिया जाता है। अब जैसे ये महिला के त्वचा में लगा दिया जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स में दिक्कत कर देगा। अब जैसे गड़बड़ी किया, जैसे है सब गड़बड़ी किया, उसी तरह से इहो गड़बड़ी कर देता है। अब जैसे गड़बड़ी करता है तो देखिए महिला 5 साल के लिए क्या कर सकती है, तो बच्चे को जन्म होने पे ये रोक लगा सकती है। ये क्या होता है, ये अंतरोपण विधि होता है। यानी अंत का मतलब कि अंदर,
लगा दा, अंदर जैसे लगा दिया जाता है ना इसको, तो इसमें प्रोस्टान और एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, जिसके कारण महिला 5 साल के लिए गर्भ को रोक सकती है। तो ये सब क्या होते हैं, तो ये सब होते हैं रोकने के लिए, यानी बच्चे को जन्म होने से रोकने के लिए इन सब विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है और हम कैसे बच्चे पे जन्म का रोक लगा सकते हैं। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।